हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट फर्स्ट कर लिया था। आज पार्ट सेकंड है जिसमें दो टॉपिक्स बच रहे हैं, एक सेबी और एक ट्रेड प्रोसीजर, है ना। तो पहले मैंने सेबी लिया है, फिर ट्रेड प्रोसीजर बताऊंगी कि डीमेट अकाउंट के थ्रू हम शेयर्स या सिक्योरिटीज कैसे परचेज करते हैं, ठीक है। और डिपोजिटरी, तो ये टॉपिक हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका पूरा फाइनेंशियल मार्केट भी कंप्लीट हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया और फाइनेंशियल मार्केट भी हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी, तो मैंने कोशिश की कि आपको तीनों चैप्टर्स अच्छे से मिल जाएं। और बेटा आप एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले एक बार भली स्पीड में इनको पढ़कर जरूर जाना, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पर वो चीजें तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो कोई भी काम जब किया जाता है तो उसके ऊपर यदि कंट्रोल ना हो तो वो काम अच्छे से नहीं होता, है ना। यदि क्लास में टेस्ट हो रहा हो और टीचर बोले कि ठीक है आप लोग टेस्ट दो, मैं आती हूं, तो आप लोग टेस्ट दोगे क्या? नहीं ना, चीटिंग सब कुछ होगा। तो वैसे ही शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के लिए भी तो रेगुलेशन होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए। इनको रेगुलेट कौन करता है? तो इनको रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हमने सेटअप किया था 1988 12 अप्रैल 1988 को हमने इसे बनाया था, जो क्या करता, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल। जब सेबी को सारे कंट्रोल नहीं दिए गए थे तो ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग, है ना। एक वॉच डॉग सिर्फ केवल देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो सेबी के पास पूरे ऑथोरिटीज नहीं थे, पावर नहीं थे। तो फिर 1992 में हमने ये ऑब्जर्व किया, तो 1992 में हमने सेबी को ग्रांटेड लीगल स्टेटस, ध्यान रखना ये भी 1992 में फिर हमने सेबी को पूरा फुल पावर दे दिया। क्या पावर दिया? तो पावर 3 है, पर उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सेबी आखिर बनाया क्यों गया है, क्या उद्देश्य है, क्यों स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हमने पढ़ा सेकेंडरी मार्केट, है ना। हमने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, सिक्योरिटीज भी। तो इन सारी एक्टिविटीज को कौन रेगुलेट करेगा, कौन चलाएगा यदि कोई गलती हो रही है तो? सेबी। ये प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट। यदि देखिए मैंने इतनी मेहनत की, मेरी गाड़ी कमाई का पैसा यदि मैं शेयर्स में लगा रही हूं और मेरे साथ यदि गलत हो जाए, है ना, फ्रॉड हो जाए, तो मुझे कितना बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो सेबी क्या करता है, हमें राइट्स देता है इन्वेस्टर्स को, सेफ्टी प्रदान करता है, अश्योरेंस देता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। ऐसा कौन अश्योरेंस देता है? सेबी। टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस, ठीक है, गलत तरीके से फ्रॉड होना, या जैसे कि हम लोगों ने कितने आजकल स्कैम सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं ना, कितने सारे स्कैम हुए हैं। मैं नाम तो नहीं बताती, बट आप लोगों को पता हो, है ना, जिसमें फ्रॉड होता है, पैसे लोग जमा करते हैं और वो भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने नाम सुने हैं अभी 5-7 सालों में। तो ये जो फ्रॉड होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में तो ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कौन रेगुलेट करता है? सेबी। जैसे देखिए बैंक है, सारे बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। वैसे हमारे बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स कौन हुए? एजेंट, ब्रोकर्स, ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं। और इन ब्रोकर्स को कैसे काम करना है, कैसे फंक्शंस करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, और क्या चीजें करने पे आपको पेनल्टी देना है, ये सारी चीजें कौन बनाता है? सेबी, ठीक है। तो सेबी इसलिए बनाया गया है, इंटरमीडिएट्स के रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट करने के लिए, फ्रॉड ना हो, है ना, मैल प्रैक्टिसेस ना हो, और इन्वेस्टर्स को सेफ्टी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अब इसी को डिटेल में समझते हैं, और यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। सेबी के फंक्शंस हर बार पूछे जाते हैं। 3 फंक्शंस हैं। फर्स्ट, ध्यान से सुनना,
प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सेकंड डेवलपमेंट फंक्शंस और थर्ड रेगुलेटरी फंक्शंस। बिल्कुल एग्जाम में आ रहा है तीनों में से एक। और देखिए पहला है प्रोटेक्ट, यानी कि किसको प्रोटेक्ट करेगा? इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने जो पैसा कमाया है वो बहुत मेहनत करके कमाया है और शेयर्स या फंड्स में लगाया है, तो उनकी सेफ्टी प्रदान करना सबसे पहला काम है सेबी का। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स का उन्होंने जो पैसा लगाया है, यदि उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं तो उन्हें पर्टिकुलर डिविडेंड मिलता रहे, यदि उन्होंने डिबेंचर्स पे पैसा लगाया है तो उन्हें इंटरेस्ट मिले, ये भी सेबी देखता है। चेक अ प्राइस रिगिंग। देखिए प्राइस, थोड़े समय के लिए अचानक कोई प्राइस में छेड़छाड़ कर दे, होती है, बिल्कुल प्राइस में छेड़छाड़ होती है। तो प्राइस में यदि किसी ने छेड़छाड़ की है, मैनिपुलेट किया है, तो सेबी ध्यान रखता है कि ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा है। अगर प्राइस में छेड़छाड़ कर दी गई है और यदि सेबी ने पकड़ लिया तो फिर उसे पनिश किया जाएगा। तो प्राइस में छेड़छाड़ न हो इसके लिए सेबी कंटिन्यू ध्यान रखता है। इट्स प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अब मैं आपको बताऊं, इनसाइडर लीक द इंफॉर्मेशन। देखिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, 2 दिन बाद उसके शेयर्स की मार्केट की वैल्यू कम होने वाली है, हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, मैं इनसाइडर हूं, ठीक है, ये बात मुझे पता है, तो मैंने इस बात को बाहर लीक कर दी 2-4 लोगों को, और मैंने एक एजेंट को बोला कि भाई फटाफट जितने भी शेयर्स हैं हमारी कंपनी के सब सेल कर दे और मेरा भी उसमें शेयर रखना, क्योंकि 2 दिन बाद हमारी कंपनी डूबने वाली है। तो गलत है ना, इनसाइडर्स को इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए। तो यदि ऐसा कोई काम होता है तो सेबी उसे पनिश करता है और इस तरह की कार्यवाही को रोकता है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करता है ना। फिर सेबी prohibits fraudulent and unfair trade practices, does not allow the companies to make misleading statement। देखिए हमारी कंपनी को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं बाहर जाकर बोल रही हूँ कि हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है और हम अगले 1 महीने में हमारे डिविडेंड को 10% से 15% कर देंगे। गलत स्टेटमेंट नहीं देना है कंपनी को, और इस बात को कौन ध्यान रखता है? सेबी। फिर सेबी अंडरटेक स्टेप टू एजुकेट इन्वेस्टर्स। सिर्फ केवल ये सुरक्षा ही प्रदान नहीं करता बल्कि अवेयरनेस भी प्रदान करता है, एजुकेट भी करता है आपको, एबल टू एवेल्यूएट, आपको इस लायक बनाता है कि आप खुद इवैल्यूएशन कर सको कि बाजार में बहुत सारी यदि सिक्योरिटीज हैं तो हम सिलेक्ट कर सकें कि कौन सी सिक्योरिटीज हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगी, है ना। बहुत सारे शेयर्स हैं, अब हम कंफ्यूज हैं, तो सेबी हमें गाइडलाइन भी देती है, समझाती भी है, एजुकेट भी करती है कि कौन सी सिक्योरिटीज में हम पैसा लगाएं कि हमें बेनिफिट ज्यादा हो। फिर सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ कंडक्ट। वही बात वापस से है कि मार्केट में इस तरह से रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं हर किसी के लिए, ब्रोकर के लिए, अंडरराइटर एजेंट के लिए, सभी के लिए, कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को शेयर्स में उसका पैसा नहीं लगाना है और उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, ये पूरा ध्यान रखता है सेबी। तो ये कौन से फंक्शन हुए बेटा? प्रोटेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट। अब सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने से काम नहीं चलेगा, हमारा देश तरक्की तब करेगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके डेवलपमेंट के काम भी हमारा सेबी करता है। कैसे? सेबी डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्रीज द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। बिजनेस कब बढ़ेगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे? अवेयर, एजुकेट, और वो अपना पैसा कहाँ लगाएंगे? शेयर मार्केट में। तभी हमारा देश तरक्की करेगा, जीडीपी बढ़ेगा। इसके लिए हम हमारे ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो हमारे एजेंट्स हैं, हम उनको ट्रेंड करते हैं कि वो किस तरह से इन्वेस्टर्स को समझाएं। तो इसके लिए हम किसको ट्रेंड करते हैं? इंटरमीडिएट्स को। फिर ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल अप्रोच। कैसे? भाई हम हमारे जो रजिस्टर ब्रोकर्स हैं उनको इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग करना सिखाते हैं। मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल, ये ध्यान रखना, अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, एक तो होते हैं रजिस्टर्ड ब्रोकर,
आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ही मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, ये करना है। लेकिन यदि आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यदि खुद कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है। अंडरराइटिंग एजेंट से आपको करवाना है या नहीं करवाना है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। मेड अंडरराइटिंग एजेंट, ठीक है, अंडरराइटर एजेंट्स ऑप्शनल रखे हैं सेबी ने कि आप अगर अवेयर हो, आप एजुकेटेड हो, आप ये काम खुद कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद कर लीजिए। इससे आपका अंडरराइटर एजेंट को दिया जाने वाला कमीशन बचता है, ठीक है। फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट्स में क्या होता है, दो मार्केट थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट्स में जो नई कंपनीज जो शेयर इशू करती है ना, तो हम पब्लिक को ऑफर्स बताते हैं उनको और ऑफर दिलवाती हैं सेबी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा नई कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करें। और सेबी कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन। देखिए, सेबी कंपनीज की इंफॉर्मेशंस पब्लिश भी करती है ताकि जो कस्टमर्स यानी कि इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता चले कि कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है और कौन सी कंपनी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए सेबी खुद पब्लिश करती है। तो सेबी क्या कर रही है यहाँ पे, सेबी यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज में अपना पैसा डालें, है ना। जैसे वो अपना पैसा इसमें डालेंगे तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज को बिजनेस मिलेगा और बिजनेस ज्यादा मिलेगा तो डेवलपमेंट होगा। तो ये होता हमारा डेवलपमेंट फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट रेगुलेटरी। देखो सब एक जैसे ही हैं, है ना, पर फिर भी यहां पर हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन की, यहां पर हम बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात। अब रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या, सेबी रजिस्टर्ड and regulate the working of stock broker, sub broker, share transfer agent, ट्रस्टी, मर्चेंट ब्रोकर, जितने भी सेबी के अंतर्गत काम करने वाले इंटरमीडिएट्स हैं, सबके लिए रूल्स बनाए गए हैं। वर्किंग, ये वापस से वही बात लिखी है, सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत जो भी काम किए जाते हैं उनके लिए, सबके लिए रूल्स बनाए गए हैं कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, और यदि आपने इसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो आप पेनल्टी के हकदार होते हो। देखिए, अगर रूल्स बना दिए गए हैं, रूल्स कौन बनाता है, सेबी। क्यों, ताकि हर एक व्यक्ति सही तरीके से काम करे। सेबी हैज फ्रेम्ड रूल, फिर वही बात, 3 बार एक ही बात बोल रहा है, ब्रोकर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए और फिर वापस से इंटरमीडिएट्स के लिए। तीनों का मतलब एक ही कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिए हैं टू द इंटरमीडिएट्स। वही बात बार बार है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, जितने भी हैं सबके लिए रूल्स बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, इनको फॉलो करना है। अगर इनको फॉलो नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी। फिर रेगुलेट टेक ओवर ऑफ द कंपनी। यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसके लिए भी रूल्स बनाए हैं सेबी ने, तो उसके भी कंपनी को रूल्स फॉलो करने होंगे। कंडक्ट इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में ऑडिटिंग भी होती है। ऑडिटिंग का मतलब है ना, चेक करना कि वहां जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। तो सेबी ऑडिटिंग भी करवाती है स्टॉक एक्सचेंज की। और लिवाइंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ द एक्ट। और कितनी फीस कहाँ चार्ज होगी, सारी चीजें कौन बनाता है, सेबी। कितना फीस कहाँ पे लगेगा, एजेंट का कमीशन कितना होगा, ये सब चीजों में भी सेबी अपना हक अदा करता है। तो सेबी ये सारे काम भी करता है, ठीक है। तो ये सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी। इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूं कि हम शेयर्स, डीमैट अकाउंट जब खोलते हैं तो किस तरीके से ट्रेड प्रोसेस करते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए, अब सेकंड टॉपिक है हमारा, सबसे मेन, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। देखो, ये तो हमने पहले ही मतलब पढ़ रखा है कि भाई हम शेयर्स या सिक्योरिटीज जो भी खरीदते हैं वो एक एजेंट के थ्रू खरीदते हैं। वो एजेंट रजिस्टर्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब हम जिन कंपनियों के शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदेंगे
तो कंपनीज को भी वो सारे अपनी सिक्योरिटीज कहाँ लिस्टेड करवानी पड़ती है? स्टॉक एक्सचेंज में। क्या लिखा मैंने? बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, ताकि ये कोई भी मतलब इन्वेस्टर्स को ये अश्योरेंस हो जाता है कि जो शेयर्स हम खरीद रहे हैं वो कंपनी के हैं, वो लिस्टेड हैं, मतलब फ्रॉड वाली बात नहीं है, है ना। अब बात आती है कि हम शेयर्स कैसे खरीदें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये तो हमने पढ़ लिया डीमटेरियलाइजेशन, है ना, कि अब शेयर जो होते हैं वो पेपर्स में नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं, यानी कि हम बैंक के थ्रू शेयर्स खरीदेंगे। तो सबसे पहले हमें एक अकाउंट चाहिए, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमें कहाँ खुलवाना होगा? बैंक में। ठीक है, अब बैंक में ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू तो हम सिर्फ शेयर्स खरीद सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वहां पे शेयर्स को होल्ड नहीं किया जा सकता। होल्ड करने के लिए हमें अलग से एक अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक में, जिसको कहते हैं डीमेट अकाउंट। ध्यान से सुनना, बैंक में जो ट्रेडिंग अकाउंट खुला जाता है उससे हम सिर्फ केवल शेयर्स को खरीद सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। लेकिन यदि हमें शेयर्स को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद बेचना है और हमें सिर्फ शेयर्स को रखना है, तो रखने के लिए जो अलग से होल्ड करने के लिए जो हमें अकाउंट चाहिए वो चाहिए हमें डीमेट अकाउंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। लेकिन शेयर्स को खरीदने से पहले हम तो खरीद सकते नहीं है, हमें एक रजिस्टर्ड ब्रोकर चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमें अपने ब्रोकर का सिलेक्शन करना। ठीक है, हमें शेयर सिक्योरिटीज जो भी खरीदनी है, सबसे पहले हमें एक ब्रोकर का सिलेक्शन करना है, और वो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा जैसे कि पेन नंबर, हमारा सर्टिफिकेट, कौन कौन सी चीजें मांगता है देखो, वो मांगेगा पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल, है ना, ये सारी चीजें वो मांगेगा हमसे, हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। सबसे मेन तो पेन, ठीक है, बाकी सब चीजें तो हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ब्रोकर का सिलेक्शन करेंगे, फिर ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपोजिटरी। अब ये क्या वर्ड हुआ? तो बेटा जी इधर आते हैं। डिपोजिटरी is the apex organization or unit in the depository system. Depository in just like a bank where depositor investors can deposit and withdraw the money or securities. बेटा जहां से हमें शेयर्स खरीदने हैं ना, तो वो शेयर्स किसके पास है? वो डिपोजिटरी के पास है। डिपोजिटरी शेयर सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है। हम अपने एजेंट को बोलते हैं ब्रोकर को, ध्यान से सुनना, क्या? ठीक है, कि भाई हमें शेयर्स खरीदने हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हमने कहा कि हमें शेयर्स चाहिए, तो एजेंट ब्रोकर जो होगा वो किससे बोलेगा? स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज के पास यहां से, तो ये कहां से लाएंगे शेयर्स? डिपोजिटरी से। इन्वेस्टर्स डायरेक्ट डिपोजिटरी से शेयर्स नहीं खरीद सकता। इन्वेस्टर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वो डिपोजिटरी एजेंट से करता है। किससे करता है बेटा? डिपोजिटरी एजेंट से। और डिपोजिटरी एजेंट जो है वो डिपोजिटरी से करता है। डिपोजिटरी को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो अपने एजेंट को देगा, एजेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर को देगा। इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपोजिटरी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए डीपीएस बना है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपोजिटरी के लिए वर्क करते हैं। हमारे भारत में केवल 2 डिपोजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ये 2 डिपोजिटरी हैं जो शेयर्स को होल्ड करके रखती है और एजेंट के थ्रू, ये एजेंट्स को ट्रेंड भी करती है, ये सारी चीजें एजेंट को सिखाती हैं और एजेंट हमसे कांटेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो डीमेट अकाउंट खुलता है वो डिपोजिटरी, ठीक है, विद डिपोजिटरी, यहां पे हमारा डीमेट अकाउंट खुलता है। तो डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट जिसमें हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आकर पड़े रहते हैं।
घर पे नहीं लेके जाते हमने शेयर्स खरीदे तो वो शेयर्स कहाँ आएंगे, हमारे डीमेट अकाउंट में। और जब 2 महीने 3 महीने बाद हमें शेयर्स बेचना है तो हम कहां से बेचेंगे, वापस से डीमेट अकाउंट से। ठीक है, फिर चलिए हमने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, क्योंकि शेयर्स जो भी रखे रह जाएंगे वो कहां जाएंगे, डीमेट अकाउंट में। अब बात करते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर। देखिए हमने ब्रोकर का सिलेक्शन कर लिया, हमने हमारे बैंक में ट्रेडिंग अकाउंट है और हमने एक डीमेट अकाउंट खोल लिया। अब हम क्या कहेंगे, ऑर्डर देंगे। भाई हमें कितना सामान खरीदना है ये तो बताना पड़ेगा ना। वैसे ही हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं, हमें हमारी लिमिट कितनी है, हम कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भाई हमारा एक शेयर की वैल्यू 1000 से 1500 के बीच में होनी चाहिए। ऐसी जानकारी हम किसको देंगे, ब्रोकर को। ठीक है, तो ब्रोकर हमने जो उसे ऑर्डर दिया है उस हिसाब से मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में सारी चीजों में ढूंढेगा क्या कि भाई हमारे सर ने, इन्वेस्टर ने जो हमें प्राइस दी है उस प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ शेयर्स मिल रहे हैं क्या। ठीक है, अब वो जैसे ही मैच होगा, मिल जाएंगे उसको, तो वो सीधे हमें कांटेक्ट करेगा और कहेगा कि सर मैंने शेयर्स, ये फलाना कंपनी है, इनके शेयर्स हैं, इतने प्राइस में मिल रहे हैं, हम इन्हें परचेस कर लें या सेल कर लें, जो भी करना है। तो ठीक है, मुझे जम गया एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। तो मैं कह दूंगी कि यस कर लीजिए, आई एम रेडी। तो ऑर्डर को एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या, एक डॉक्यूमेंट जिसमें, मतलब ये भी उसी में आएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसमें ये लिखा होगा कि फलाना ब्रोकर से हमने इतने शेयर्स खरीदे हैं या इतने शेयर्स का हमारा डील हुआ है, हमने बेचा है तो बेचने के हिसाब से कितने रुपए, कितने का शेयर क्या है, कौन सी कंपनी का है, सब लिखा होगा ना कि हमने क्या खरीदा या क्या बेचा है, किसको बेचा है, कितने रुपए में बेचा है। ये सारी इंफॉर्मेशन किस में लिखी होगी, कॉन्ट्रैक्ट नोट में। इसके बाद होगा या तो डिलीवरी ऑफ शेयर्स या मेकिंग पेमेंट। ठीक है, और सेटलमेंट साइकिल T+2। अब ये 2 बातें हैं जो मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। चलिए, तो अब हम हैं बायर। ठीक है, मेरा नाम है राम। राम को खरीदने हैं शेयर्स। ठीक है, तो राम ने क्या कहा, अपने ब्रोकर से कहा कि भाई 500 शेयर्स खरीदने हैं। ठीक, तो 500 शेयर्स राम ने किसको कहा, अपने ब्रोकर को। तो ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हमने कह दिया था इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट किसको दिया, राम को दिया, राम ने पैसे दे दिए किसको, ब्रोकर को। क्यों, क्योंकि खरीदना है। ठीक है, तो ये हुआ पे इन डे। उसी दिन ब्रोकर ये पैसे किसको दे देगा, स्टॉक एक्सचेंज में। क्यों, क्योंकि शेयर्स कहां से मिलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से। तो राम ने अपने ब्रोकर को पैसे दिए, ब्रोकर ने पैसे लगाए स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब सुनिए स्टॉक एक्सचेंज। तो एक दूसरा है मोहन। मोहन को अपने 500 शेयर्स बेचने हैं। ठीक है, तो मोहन ने अपने ब्रोकर को कहा कि मुझे सेल करना है। तो मोहन ने अपने शेयर्स किसको दिए, शेयर्स दिए, पैसे नहीं, क्योंकि सेल करना है, ब्रोकर को। ब्रोकर ने वो शेयर्स किसको दिए, स्टॉक एक्सचेंज को। और ये जो शेयर्स मोहन ने ब्रोकर को दिए, ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को देगा, ब्रोकर वापस बायर को पहुंचाएगा। बायर का जो पैसा था वो 1 बाय करते हुए कहां पहुंच गया, इन्वेस्टर के पास। और इन्वेस्टर्स के जो सेल करने की जो शेयर्स थे वो ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर से वो स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, स्टॉक एक्सचेंज के पास से वापस ब्रोकर और फिर बायर के अकाउंट में चले गए। 2 पार्टी से, एक पार्टी क्या कर रही है, खरीदना है तो पैसे दे रही है, पे इन डे, और दूसरी पार्टी अपने शेयर सेल कर रही है। ठीक है, पे आउट डे, और यहां पे वो शेयर्स देगी और इसके अकाउंट में क्या आ जाएंगे, पैसे। इसके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे, डीमेट अकाउंट से शेयर्स चले जाएंगे। पहले कहां जाएंगे, ब्रोकर के पास, ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज के पास, फिर स्टॉक एक्सचेंज से राम के बायर के पास, ब्रोकर के पास और फिर राम के पास। आया समझ में? फिर से बताती हूँ। देखो, राम कौन है, खरीदने वाला। राम ने किसको बोला, अपने ब्रोकर को, क्या कि भाई ये पैसे लो और शेयर्स खरीद लो। तो राम ने पैसे दिए ब्रोकर को, ब्रोकर ने किसको दिए, स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या देगा राम को,
राम को देगा क्या? नहीं। स्टॉक एक्सचेंज किसको देगा वापस से? ब्रोकर को। क्या? शेयर्स। और ये शेयर्स में ब्रोकर किसको देगा? राम को। अब स्टॉक एक्सचेंज के पास वो शेयर्स आए कहां से? तो दूसरा एक बैठा हुआ है सेलर। कौन बैठा हुआ है? सेलर। उसने अपने ब्रोकर को कहा था कि मुझे सेल करना है, तो सेलर ने ब्रोकर को शेयर्स दिए, ब्रोकर ने फिर ये कहाँ दिए? स्टॉक को पास, और स्टॉक ने इनको पैसे पहुंचाए। वो कौन से पैसे हैं? राम के, है ना। तो राम के पैसे धीरे धीरे करते हुए सेलर के पास पहुंच गए और सेलर के शेयर धीरे धीरे करते हुए राम के पास पहुंच गए। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म जहां पे शेयर सिक्योरिटी खरीदी जाती है और बेची जाती है, और बीच में जो ब्रोकर्स है उनको क्या मिलता है? कमीशन। ठीक है, तो ये था सेटलमेंट साइकिल T+2, है ना। मतलब जिस दिन ट्रेडिंग होती है उसके अगले 2 दिन के अंदर ये पूरा सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि खरीदने वाला और बेचने वाले दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। खरीदने वाला अपने ब्रोकर को बोलेगा, वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इवन दोनों ब्रोकर्स भी एक दूसरे को नहीं जानते। सेलर अपने ब्रोकर को बोलेगा, ब्रोकर जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे से अननोन हैं। सारा जो रूल हो रहा है वो कहाँ चल रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। पैसा आएगा जाएगा, इधर जाएगा, इधर से शेयर आएंगे आएंगे जाएंगे। तो ये होता है पूरा सेटलमेंट T+2, यानी कि जो ट्रेडिंग हुई है उसके अगले 2 दिन में ये सारा सेटलमेंट हो जाता है। पे इन डे, पे आउट डे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको समझाया, आपके समझ में आया होगा। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट। अब हम करेंगे कुछ केस स्टडीज। ठीक है, तो अगले 24 घंटे में फिर आपको कुछ केस स्टडीज मिल रही हैं। तब तक आप ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर लीजिए, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ मैम ने हमारे लिए कुछ मेहनत की है, तो प्लीज वीडियो को आगे शेयर करना और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय, टेक केयर।